नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अग्निपथ स्कीम पर भारी बवाल के बीच नई सेना भर्ती योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया संबोधित। राहुल गांधी आज चौथी बार ईडी के सामने हुए पेश, राष्ट्रपति कोविंद से कांग्रेसी करेंगे मुलाकात। ओवैसी के रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर लगे पाकिस्तान के समर्थन में नारे, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। आजमगढ़ का भी बदला जाएगा नाम, 8 महीने में तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए संकेत। अग्निपथ योजना के विरोध पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी खो चुकी है जनाधार, देश के लिए घातक है असुरक्षा का भाव। की नई प्रक्रिया को लेकर देश के कई हिस्सों में लगातार युवाओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके विरोध में उपद्रवियों ने ट्रेनें और बसें भी जलाई, पत्थरबाजी की और राजनेताओं के आवास को निशाना बनाया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और सेना की तरफ से अग्निपथ स्कीम वापस नहीं लेने की मंशा जाहिर कर इसके फायदे के बारे में भी समझाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें राजनीति में फंस जाती हैं। उनकी तरफ से ये टिप्पणी ऐसे वक्त पर की गई है जब केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई नई भर्ती स्कीम अग्निपथ का जोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे इस स्कीम का हवाला नहीं दिया और उनका पूरा भाषण उनकी सरकार की तरफ से दिल्ली एनसीआर में किए जा रहे विकास कार्यों पर ही फोकस रहा। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अच्छी मंशा से लाई गई चीजें राजनीति के रंग में फंस जाती हैं। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार को किया गया, जिसका मकसद 4 वर्षों के लिए 17.5 साल से 21 साल तक आर्म्ड फोर्सेस में युवाओं को लाना है। लेकिन इतने कम समय के लिए भर्ती की वजह से बीजेपी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और इसके विरोध में कई राज्य खासकर उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार की तरफ से कई रियायतों की घोषणा भी की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चौथे दौर की पूछताछ के लिए एक बार फिर से ईडी के सामने पेश हुए और इससे पहले राहुल गांधी लगातार 3 दिन तक ईडी के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ईडी के सामने राहुल गांधी के पेश होने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी भी जाहिर की। कांग्रेस का कहना है कि देश भर में केंद्र सरकार के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस ने इसे प्रतिशोध की राजनीति बताया और इससे पहले ईडी ने कांग्रेस के भारी विरोध के बीच दिल्ली में 13 से 15 जून तक राहुल गांधी से लगातार 3 दिनों तक पूछताछ की थी। ईडी ने राहुल गांधी को 17 जून को यानी कि शुक्रवार के दिन फिर से पेश होने के लिए निर्देश दिया था, जिस पर उन्होंने समय की मांग करते हुए छूट देने का अनुरोध कर सोमवार 20 जून के दिन पेश होने की मांग की थी। राहुल गांधी ने ईडी के सामने उनकी मां और पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत का हवाला देते हुए 17 जून से 20 जून तक पूछताछ को टालने का अनुरोध भी किया है और ईडी ने राहुल गांधी को राहत देते हुए आज के दिन जांच में शामिल होने के लिए नया सम्मन भी जारी किया था। ईडी की हुई पूछताछ के दौरान गांधी परिवार की ओर से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड में इसकी शेयरधारिता पैटर्न पर चर्चा भी हुई थी। फिलहाल सूत्रों के अनुसार उनसे पूछताछ जारी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के रांची हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी है, तेलंगाना के हैदराबाद से सांसद ओवैसी मंदार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार के लिहाज से झारखंड आए थे। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस उपाधीक्षक की संयुक्त समिति जांच के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी वीडियो तकनीकी पहलुओं की तफ्तीश के लिए एक टीम बनाई है। एआईएमआईएम की झारखंड इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद शाकरी ने कहा कि यह पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हमारे किसी कार्यकर्ता ने ऐसे नारे नहीं लगाए। ऐसी कोई घटना घटी है तो प्रशासन को इसमें शामिल लोगों को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। आपको बता दें कि ओवैसी उपचुनाव में निर्दलीय देव कुमार धान का चुनाव प्रचार करने रांची पहुंचे थे। मंदार में कांग्रेस
की महागठबंधन समर्पित उम्मीदवार शिल्पी तिर्की का सीधा मुकाबला भाजपा की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर से होने की संभावना है। लेकिन यहां से वर्ष 2019 का विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ चुके देव कुमार धान के भी चुनाव मैदान में उतरने से लड़ाई रोचक हो गई है। हालांकि धान को इस बार यहां से पार्टी का टिकट नहीं देने वाली भाजपा ने चुनाव लड़ने के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का नाम बदलने के संकेत दे दिए। साल 2017 में राज्य में बीजेपी सरकार आने के बाद कई जिलों के नाम बदले गए और इसमें इलाहाबाद का प्रयागराज, मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर करना भी शामिल है। वहीं रविवार को आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के पक्ष में प्रचार करने आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले का नाम बदलने के संकेत दिए। बीते साल नवंबर में फिर इस साल मार्च में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात के संकेत दिए थे। सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ को आर्यमनगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर आपके पास आया, चूकिएगा मत। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 4 बार बसपा और 3 बार सपा को सत्ता में आने का अवसर दिया, लेकिन सपा और बसपा ने उन्हें धोखा दिया। इन लोगों का विश्वास कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया कि आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को विकास के माध्यम से आर्यमनगढ़ बनाने की प्रक्रिया से जोड़ने आया हूं। आप अवसर को चूकिएगा मत। ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है। इससे पहले साल 2021 में आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे जाने के मौके पर जिले के नाम में बदलाव का संकेत देते हुए कहा था कि आजमगढ़ का यह विश्वविद्यालय सचमुच में आजमगढ़ का आर्यमगढ़ बना ही देगा और इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएम योगी ने आजमगढ़ का नाम बदलने की ओर इशारा किया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोला है। अग्निपथ योजना के विरोध में अखिलेश यादव रोजगार, युवाओं के मुद्दों को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव ने सोमवार को दावा किया कि बीजेपी ने जनाधार खो दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी सरकार का चारों ओर विरोध हो रहा है। सपा नेता ने एक ट्वीट में कहा कि देश के युवाओं में वर्तमान के प्रति निराशा, हताशा और भविष्य के प्रति आशंका, असुरक्षा का भाव देश के विकास के लिए घातक साबित होता है। सरकारों का दायित्व देश के वर्तमान को सुधारना व भविष्य को संवारना होता है। बीजेपी सरकार का जो है विरोध दर्शा रहा है कि बीजेपी ने जनाधार खो दिया है। और इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि राय, सलाह, मंत्रणा, सम्मति, मशवरा, परामर्श, विचार विमर्श, संयुक्त निर्णय, सामूहिक बैठक, ये लोकतांत्रिक शब्द बीजेपी शब्दकोश में नहीं है। तभी बार बार देश में मनमानी भरे फैसले थोपे जा रहे हैं, जिससे देश की ऊर्जावान जनशक्ति सरकार की जन विरोधी नीतियों व योजनाओं के विरोध में ही बर्बाद हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई अग्निपथ योजना का युवाओं द्वारा विरोध करने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सोचती है कि वह लोग फौज में नौकरी करने जाते हैं। दरअसल युवा देश प्रेम के जज्बे से सेना में जाते हैं, लेकिन ये वो क्या जाने जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन तक में हिस्सा ही ना लिया हो। बीजेपी सरकार को जय जवान जय किसान से रुष्ट जवान रुष्ट किसान के बुरे हालातों में ले आई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अग्निपथ स्कीम पर भारी बवाल के बीच नई सेना भर्ती योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया संबोधित। राहुल गांधी आज चौथी बार ईडी के सामने हुए पेश। राष्ट्रपति कोविंद से कांग्रेसी करेंगे मुलाकात। ओवैसी के रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर लगे पाकिस्तान के समर्थन में नारे। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। आजमगढ़ का भी बदला जाएगा नाम। 8 महीने में तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए संकेत। अग्निपथ योजना के विरोध पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी खो चुकी है जनाधार, देश के लिए घातक है असुरक्षा का भाव। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है वो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए
क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं, वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं और ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते अब तक 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि 42 लाख लोग बेघर हो गए। बताया जा रहा है कि हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिसके चलते लोग एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पा रहे। असम में बाढ़ के चलते 42 लाख लोग बेघर हुए हैं, तो वहीं हजारों लोगों को अपना घर मजबूरी में छोड़ना पड़ा है। वहीं भारतीय सेना की ओर से लगातार राहत और बचाव अभियान भी चलाया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई है कि गंभीर रोगियों, बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 4500 फंसे स्थानीय लोगों को बचाया गया है। बयान में कहा गया है कि सेना के जवान लगातार बचाव और राहत कार्य को जारी रखे हुए हैं। सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही हजारों लोगों की मदद के लिए राहत शिविरों में समय पर जरूरी सामानों की आपूर्ति को भी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे कि लोगों का इलाज होने के साथ ही उनकी जान भी बचाई जा सके। असम में कछार जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने के कारण मलबे में फंसने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए शहर की पुलिस को पास्को अधिनियम के तहत छेड़छाड़ और अन्य अपराधों के ऐसे मामलों में तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है जहां उन्हें किसी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं हो। और इससे पहले पांडे ने एक परिपत्र जारी कर पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया था कि जोनल पुलिस उपायुक्त की अनुमति के बिना कानून के तहत छेड़छाड़ या अन्य अपराध की प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद पुलिस की जमकर आलोचना हुई और पुलिस ने शुक्रवार को संशोधित निर्देश जारी किया। संशोधित आदेश में कहा कि कभी कभी संपत्ति के मसले, वित्तीय विवाद और व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत छेड़छाड़ की शिकायतें पुलिस में दर्ज कराई जाती हैं। आदेश के मुताबिक ऐसे मामलों में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त और डीसीपी से संपर्क करना चाहिए और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश लेना चाहिए। इसमें कहा गया कि थाना प्रभारी को एक स्टेशन डायरी रखनी चाहिए जिसमें यह उल्लेख हो कि उन्होंने जो है किससे बात की है। प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने वाले एसीपी या डीसीपी को ललिता कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे मामलों में कोई गिरफ्तारी करने से पहले अधिकारियों को एसीपी की मंजूरी लेनी चाहिए और जोनल डीसीपी को उन मामलों में व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया है। असम के कोकराझार जिले में कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका के चलते जो है निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और 1 सप्ताह के भीतर यह असम का 7वां जिला है जहां इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। एक आदेश में कहा गया है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कोकराझार जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में शांति बनाए रखने के मद्देनजर जो है इसे लागू किया है। यह पाया गया है कि अराजक तत्वों की गतिविधियों, राजनीतिक दलों, छात्रों संघों और अन्य संघों के आंदोलन के कार्यक्रमों के कारण कानून व्यवस्था के भंग होने का है, जिसके चलते इसे लागू किया गया है। पाबंदी के तहत जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस, नारेबाजी, रैली बिना अनुमति के मेला आयोजित करने, 2 पहिया वाहन पर दूसरी सवारी बैठाने और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आदेश में कहा गया है कि पाबंदी अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी और इसके पहले चराईदेव, सोनितपुर, कछार, करीमगंज, हैलाकांडी और कामरूप जिलों ने किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत इसे लागू किया गया। भाजपा के 2 पूर्व नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद कछार और करीमगंज ने 12 जून को प्रतिबंध लगा दिया था। उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला सहित कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य झुलस गए। पुलिस ने जानकारी भी दी है।
कई राज्यों में नशे का कारोबार कर रहे ड्रग तस्कर लगातार युवाओं को नशे का आदी बनाने के लिए भारी मात्रा में नशे की खेप मंगाते देखे जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की मदद से कई बार ड्रग तस्करों को ड्रग के साथ गिरफ्तार भी किया जाता है। ताजा मामले में गुजरात के गांधीनगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। गुजरात पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गांधीनगर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब रविवार के दिन मादक पदार्थ गांजे की तस्करी कर रहे 2 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बताया जा रहा है कि गुप्त जानकारी के आधार पर गुजरात एडीएस की टीम भाट टोल नाके के पास अपना सर्च अभियान जारी रखे हुए थी और इसी दौरान पुलिस ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक पीडी मनवर के अनुसार बताया जा रहा है कि सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने भाट टोल नाके के पास वाहनों की जांच कर रही थी, तभी 2 शख्स 294.5 ग्राम गांजे की बिस्कुट की तस्करी करते पकड़े गए। उनका कहना है कि बरामद किए गए गांजे की कीमत 41,000 रुपए आकी गई है। पीडी मनवर का कहना है कि मामले में पुलिस आगे की जांच जारी रखे हुए है। गिरफ्तार आरोपियों से उनकी अगली खेप और अन्य जुर्मों में शामिल होने की संलिप्तता को लेकर जांच भी की जा रही है। कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्यामनगर में बाप बेटे और बहू की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में फायरिंग हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस के ऊपर भी बेटे ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में सब इंस्पेक्टर सहित पुलिसकर्मी को छर्रे लगे। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने बहू और बेटे को हिरासत में ले लिया है। बताया गया है कि हिरासत में लिए गए शख्स ने डबल बैरल लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की है। पूरे मामले की जांच जो है वो जुटी हुई है पुलिस। उसमें मिली जानकारी के अनुसार श्यामनगर सी ब्लॉक में रहने वाले राजकुमार दुबे का अपने बेटे से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार बेटे की मानसिक अवस्था अच्छी नहीं है, जिस कारण से परिवार में अक्सर विवाद होता रहता है। रविवार को विवाद हुआ, बहू बेटे और पिता में बहस हुई। उसके बाद बेटे ने विवाद कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस के ऊपर भी बेटे ने लाइसेंसी डबल बैरल से फायरल किए, जिसमें सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही समेत 3 लोग घायल हो गए। तीनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि राजकुमार दुबे का अपने बेटे और बहू से लगभग 3 से 4 महीने से विवाद चल रहा है। रविवार को भी उनके बीच लड़ाई हुई। बेटे द्वारा सूचना दी गई कि लोकल चौकी इंचार्ज इस सूचना पर पहुंच गए। उनके पहुंचने पर ही फायरिंग होने लगी, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। आरोपी ने 30 से 40 राउंड फायरिंग की। फायरिंग की सूचना मिलते ही हम लोग भी मौके पर गए। काफी समझाने के बाद बहू और बेटे को हिरासत में लिया गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अग्निपथ स्कीम पर भारी बवाल के बीच नई सेना भर्ती योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया संबोधित। राहुल गांधी आज चौथी बार ईडी के सामने हुए पेश। राष्ट्रपति कोविंद से कांग्रेसी करेंगे मुलाकात। ओवैसी के रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर लगे पाकिस्तान के समर्थन में नारे। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। आजमगढ़ का भी बदला जाएगा नाम। 8 महीने में तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए संकेत। अग्निपथ योजना के विरोध पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी खो चुकी है जनाधार, देश के लिए घातक है असुरक्षा का भाव। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनए टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
पटना में एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टलने के बाद असम के गुवाहाटी में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ के बाद एक संदिग्ध पक्षी से टकरा गया, जिसके बाद तुरंत ही विमान की गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने इसके बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि इंडिगो से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक फ्लाइट संख्या 6E6394 में सवार सभी यात्रियों को दिल्ली जाने वाली दूसरी फ्लाइट में बिठाया गया है। गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट रविवार को उड़ान भरने के बाद एक संदिग्ध पक्षी से टकराने की वजह से गुवाहाटी हवाई अड्डे के पास लौट आई थी, जिसके बाद विमान में सवार सभी यात्रियों को दिल्ली जाने वाली दूसरी फ्लाइट में बैठाया गया और विमान का निरीक्षण भी किया गया। गुवाहाटी दिल्ली से इंडिगो एयरबस फ्लाइट टेक ऑफ के बाद एक संदिग्ध पक्षी के टकराने के कारण गुवाहाटी हवाई अड्डे पर वापस बुलाई गई। एक दिन में यह तीसरी ऐसी घटना थी जब किसी भी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इससे पहले जबलपुर और पटना में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। शाम को जबलपुर जाने वाली स्पाइस जेट की एक फ्लाइट 6000 फीट की ऊंचाई के बाद भी केबिन प्रेशर को फिर से हासिल करने में विफल रहने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस उतरी और तकनीकी गड़बड़ी के बाद उसे IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में उस वक्त क्रू मेंबर समेत 82 यात्री सवार थे। आयरलैंड दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खास तोहफा दिया है। दरअसल BCCI ने हार्दिक पांड्या की अगुवाई में आयरलैंड दौरे पर जाने वाली भारत की T20 टीम को मालाडीले में होने वाले 2 मैच की सीरीज के लिए रवाना होने से पहले 3 दिन का ब्रेक देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि राहुल द्रविड़, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत सोमवार तड़के लंदन के लिए रवाना होंगे और BCCI चाहता है कि T20 विशेषज्ञों को संक्षिप्त ब्रेक दिया जाए। BCCI के एक सूत्र ने बताया कि आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुने गए सभी खिलाड़ी 3 दिन के ब्रेक पर स्वदेश लौटेंगे। सीरीज के लिए कोई जैविक रूप से सुरक्षित माहौल नहीं बनाया गया है, लेकिन खिलाड़ियों के साथ उनके परिवार नहीं जाएंगे। कुछ खिलाड़ी IPL से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और यह उचित है कि वे कुछ समय घर पर बिताएं। पता चला है कि आयरलैंड जाने वाली टीम के सभी सदस्य 23 जून को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख VVS लक्ष्मण और सहयोगी स्टाफ के साथ मुंबई में इकट्ठा होंगे। सूत्र ने बताया कि लक्ष्मण और खिलाड़ी 23 जून को मुंबई में एकत्रित होंगे। वे अगले दिन डबलिन के लिए रवाना होंगे। वे पहले ही सीरीज खेलकर आ रहे हैं और इसलिए लय में आने के लिए समय की जरूरत नहीं है। साथ ही यह 2 मैच की सीरीज है और इसलिए आपको सामंजस्य बैठाने के लिए अधिक समय की जरूरत नहीं है। मालाडीले ने 26 और 28 जून को 2 T20 मैच खेले जाएंगे। देश में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 12,781 नए मामले सामने आए। वहीं 18 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। नए आंकड़ों के बाद एक्टिव मामलों की कुल संख्या 76,700 तक पहुंच चुकी है, जो देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। रविवार के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के 12,899 नए मामले सामने आए थे। वहीं लोगों की कोरोना से मौत भी हुई थी। आपको बता दें कि 18 जून देश में कुल 13,216 नए कोरोना केस सामने आए थे। 113 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है जब देश में संक्रमण के 13,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस ने अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 43,03,11,049 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में संक्रमण से 18 और लोगों की मौत के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 5,24,873 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 78,276 पर पहुंच गई है। वहीं मरीजों के संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर 98.62% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर 4.32% है। देश में अभी तक कुल 42,70,07,900 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली NCR में पिछले कई दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ है और भीषण गर्मी के प्रकोप से लोगों को राहत मिली है। आसमान में बादल छाने और बीच बीच में हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार को भी दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 कम यानी कि 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
जो कि बीते 9 सालों में सबसे कम है। इससे पहले 2013 में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम यानी कि 24.5 डिग्री रहा। हवा में नमी का स्तर 65.96% रहा। इसके अलावा दिल्ली के सभी मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में 27 से 28 जून तक मानसून पहुंच सकता है। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की भी संभावना है। सोमवार और मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज और बिजली चमकने का भी अनुमान है। गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ हो सकता है और शुष्क पश्चिमी हवाएं चलेंगी। शनिवार को एक बार फिर हल्के बादल छाए रहेंगे। हफ्ते के अंत तक अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र नीति खंड में 13 जून को कलेक्शन एजेंट के साथ हुई 15 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सचिन को पता था कि कलेक्शन एजेंट वीर बहादुर सिंह कैश कलेक्ट करता है, जिसके बाद उसने अपने 2 साथियों के साथ लूट की योजना बनाई। तीनों आरोपियों ने कलेक्शन एजेंट की बाइक को लकड़ी मारकर गिरा दिया और पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज ने बताया कि कलेक्शन एजेंट वीर बहादुर दुकानों से कैश कलेक्ट करके अपनी कंपनी की वैन में जमा करता था। अभियुक्त सचिन को यह बात पता थी। सोमवार को उसके पास सबसे ज्यादा कैश होता है। सचिन और ऋतिक ने कलेक्शन एजेंट की रेकी की और उसकी पहचान की। जैसे ही एजेंट स्टोर से कैश लेकर बाहर निकला, वैसे ही तीनों अभियुक्त उसके पीछे लग गए। कुछ दूर जाकर लकड़ी के डंडे से वार किया, जिससे उसकी बाइक फिसल गई और गिर पड़ी और वो वीर बहादुर के नीचे गिर गया, जिसके बाद तीनों आरोपी उससे रुपया से भरा हुआ बैग लूटकर फरार हो गए। इस मामले की जांच के लिए सीओ अभय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित की गई और सर्विलांस टीम के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज के द्वारा इन अभियुक्तों को गिरफ्तारी हो सकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।